आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपके सामने रखते हैं। तो निश्चित ही यह सेशन एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहली हमारी जो खबर आई है फ्रंट पेज की, वह है राबड़ी देवी से एक तरह से 4 घंटे पूछताछ की गई है, जिसमें कि सीबीआई ने एक तरह से जो उनके ऊपर जो केस है, एक तरह से जो मामला है, जो उनके ऊपर आरोप यह है कि वर्ष 2004 और 9 के दौरान रेलवे में समूह ग में भर्ती के लिए लालू ने एक तरह से अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले ज़मीन ली थी। तो बिहार के रहने वालों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न रेलवे जोन में एक तरह से नौकरी दी गई थी। तो जिनको नौकरी दी गई थी उनसे या तो उनके परिवार में से उनकी ज़मीन लालू के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्ट्री करा ली गई थी। तो उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे और बाद में यह कंपनी भी लालू परिवार के पास आ गई थी। तो इस प्रकार से इसी के चलते राबड़ी देवी से पूछताछ की गई है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी नेक्स्ट खबर जो है वह है सिसोदिया को 20 तक हिरासत में एक तरह से कोर्ट ने भेज दिया है, जो मनीष सिसोदिया हैं, और कोर्ट ने 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा है और जमानत पर सुनवाई एक तरह से 10 तारीख को होनी तय हुई है। और जिसमें कि सीबीआई ने कहा है कि गवाह डरे हुए हैं और सीबीआई ने कोर्ट से यह भी कहा है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही आप नेताओं व समर्थकों पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। इस पर कोर्ट ने पूछा है कि क्या यह हिरासत मांगने का आधार हो सकता है, और सीबीआई ने कहा है कि गवाह डरे हुए हैं और मीडिया इसे राजनीतिक रंग दे रहा है। तो इस प्रकार की बात सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखी है। मैं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। उमेश पाल को एक तरह से पहली जो गोली मारने वाला जो वो शूटर है उस्मान, तो वह मुठभेड़ में एक तरह से पुलिस के साथ जो मुठभेड़ अभी कल हुई है उसमें वह ढेर हो गया है। तो 50,000 का इनाम भी उस पर बताया जा रहा था, जो सरकार की तरफ से रखा गया था। तो निश्चित ही इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। जो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है वह है एक तरह का अलर्ट जो सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के द्वारा सैनिकों को दिया गया है। वह यह है कि सैनिक व उनके परिजन चाइनीज़ मोबाइल का इस्तेमाल न करने के लिए एक तरह खुफिया एजेंसी ने कहा है सैनिकों व परिजनों को एक तरह से भारत के बने हुए मोबाइल फ़ोन ही इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कहा गया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की ओर। जो हमारी नेक्स्ट खबर है, जो मौलाना मदनी है, जो एक तरह से जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं और जिनका नाम एक तरह से पूरा नाम जो है मौलाना सैयद अशरद मदनी जिनका नाम है। तो उन्होंने कहा है कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। तो इस प्रकार की बात उन्होंने अपने एक तरह से जो होली मिलन कार्यक्रम है उसमें कही है। तो इसके बाद हम जो चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, वह है हमारी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खबर। अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर से पहले हम चलते हैं अपनी एक तरह से खेल जगत की खबर की तरफ। तो खेल जगत की खबर में जैसे कि हमारी जो पहली खबर जो बन रही है वह है जो महिला एक तरह से इंडियन प्रीमियर लीग है। तो उसमें मैथ्यूज के आगे एक तरह से पस्त हुई है आरसीबी और मुंबई की लगातार दूसरी जीत हुई है। तो वेस्टइंडीज़ की हेली ने 3 विकेट लिए हैं और 77 रन बनाकर एक तरह से मुंबई को 9 विकेट से जिताया है। वहीं 124 रन के साथ हेली मैथ्यूज महिला प्रीमियर लीग में शीर्ष स्कोरर हैं और शीर्ष स्थान पर वह बनी हुई हैं। तो इस तरह से जो हरमनप्रीत कौर है एक तरह से जो मुंबई इंडियंस की कप्तान है, उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि बल्लेबाजी तो हमारी पहले मैच जैसी रही, लेकिन गेंदबाजी में हमने पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर किया है। हमने उन्हें बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। टीम में सभी खुश हैं
और बेहतर प्रदर्शन करने पर फोकस है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। जो नेक्स्ट खबर हमारी खेल जगत की तरफ से है वह है नहीं लौटेंगे कमिंस, स्मिथ ही संभालेंगे अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया की एक तरह से कमान। तो जो एक तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम में के नियमित कप्तान जो पैट कमिंस हैं फिलहाल भारत नहीं लौट रहे हैं, जिसके चलते 9 मार्च से अहमदाबाद में शुरू हो रहे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे। तो 67.00 का औसत है स्मिथ का, और बतौर कप्तान 37 टेस्ट में कप्तान के तौर पर एक तरह से उन्होंने 3819 रन बनाए हैं और 6 साल बाद जिताया एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को भारत में टेस्ट। तो इस प्रकार से 4 बार कमिंस की अनुपस्थिति में स्मिथ को कमान दी गई है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। तो यूनाइटेड को एक तरह से लिवरपूल ने 7-0 से एक तरह से फुटबॉल में शिकस्त दी है। तो 9 दशक की सबसे करारी हार यह कही जा सकती है। और कुछ महीने पहले हम ख़राब दौर से गुजर रहे थे, तब टीमें लिवरपूल के खिलाफ मुकाबले को आसानी से लेती थी, लेकिन अब हम उस अंदाज में खेल रहे हैं जिसके लिए हम जाने जाते हैं। यह बात जुर्गेन क्लॉप लिवरपूल के कोच ने कही है। और वहीं हार से जो निराश हैं कोच हैग, उन्होंने कहा है टेन हैग ने कि यह बहुत ही गैर पेशेवर तरीका है, मैं इस हार से बेहद निराश हूँ, हमने अपने समर्थकों को लज्जित किया है। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो कारोबार जगत की खबर में जैसे कि हमारी पहली खबर जो आ रही है वह है महंगाई ने एक तरह से बजट को एक तरह से बिगाड़ दिया है। तो घरेलू बचत 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और 15.7% रह गई है घरेलू बचत 2022-23 की पहली छमाही में जीडीपी का एक तरह से हम कह सकते हैं। और ग्रामीण खर्च चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में 5.3% बढ़ा है। वहीं 4.6% की खपत की रफ्तार इसमें बनी हुई है। तो उच्च महंगाई से परिवारों का बजट बिगड़ता जा रहा है और लगातार बढ़ती इनपुट लागत की वजह से मार्जिन में आ रही गिरावट को देखते हुए सभी उद्योगों से जुड़ी कंपनियां एक तरह से कीमतों का बोझ अब उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर है वह है वाहनों की जो खुदरा बिक्री है 16% से बढ़कर 17 लाख एक तरह से के पार कर गई है। तो 8% कम वाहन बिके, जिसमें कि कोरोना के पूर्व फरवरी में एक तरह से हम कह सकते हैं। और 2020 के मुकाबले तो मजबूत मांग व आपूर्ति में सुधार से एक तरह से ये बिक्री बढ़ी हुई है। तो मजबूत मांग के दम पर देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में फरवरी 2023 के दौरान 2.5 अंक में वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 16% बढ़कर 17,000 एक तरह से हम कह सकते हैं 17,75,424 इकाई पहुंच गई है। तो इस प्रकार से इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो नेक्स्ट खबर जो है वह है अडानी से जुड़ी हुई। तो अडानी समूह के एक तरह से मुद्रा पावर प्लांट पर संपत्ति से ज़्यादा एक तरह से देनदारियां जो बन रही हैं। तो अडानी पावर ने प्लांट को खास तरीके से दर्ज किया है और तरीके से कर्ज एक तरह से हम कह सकते हैं कर्ज दिया गया है। तो जिसमें कि 1.8 अरब डॉलर के घाटे में है समूह का यह पावर प्लांट। तो निश्चित ही यह घाटा किस प्रकार से बढ़ा है। तो गौतम अडानी ने एक तरह से 15 साल पहले ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखा था। इसके बाद इन्होंने कई पावर प्लांट को अपने नियंत्रण में ले लिया और जल्द ही देश के बड़े ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गए। लागत को कम रखने के लिए इस प्लांट में कोयले की आपूर्ति इंडोनेशिया से होती थी। हालांकि अडानी समूह की यह योजना बहुत दिनों तक सफल नहीं रही और प्लांट का घाटा बढ़ने लगा और संपत्ति में अधिक कर्ज हो गया। तो इस प्रकार 8 कंपनियों के शेयर बढ़त में गौतम अडानी 26वें स्थान पर अभी भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गौतम अडानी के पावर प्लांट हैं उस पर जो देनदारियां बनती हैं निश्चित ही उससे उन्हें बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं घाटा सहन करना पड़ रहा है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी देश विदेश की खबर की तरफ। तो देश विदेश की खबर में जैसे कि हमारी जो पहली खबर आ रही है वह है
सिर्फ अनुबंध के उल्लंघन पर नहीं चला सकते धोखाधड़ी में आपराधिक मुकदमा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कही है। तो मामला क्या था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक तरह से सरबजीत कौर ने 27 मई 2013 को सुरेंद्र सिंह की पत्नी मलकीत कौर के साथ ज़मीन का प्लॉट खरीदने का समझौता किया था और फिर उसने उसी ज़मीन को दर्शन सिंह की पत्नी को बेचने का समझौता किया, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए और बाद में 75,000 रुपये मिले। समझौता नहीं होने पर दर्शन सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर मनमोहन सिंह व रंजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच के बाद 2016 में दर्शन सिंह ने उन्हीं आरोपों पर एक और शिकायत की और बाद में अपीलकर्ता सरबजीत कौर, मनमोहन सिंह और संजीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पीठ है उसने इस टिप्पणी के साथ ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 120 बी आपराधिक साजिश और 506 आपराधिक धमकी के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ भूमि बिक्री के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द कराने से इनकार कर दिया गया था। तो पीठ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सरबजीत कौर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो शीर्ष अदालत ने कहा है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि पहली शिकायत दर्ज होने के बाद दर्शन सिंह ने अपने मामले में सुधार किया था, जिसमें सरबजीत कौर के खिलाफ कोई आरोप नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ अनुबंध के उल्लंघन पर धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है नागालैंड व मेघालय में जो भाजपा ने जीत हासिल की है उसमें उसका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आज होने वाला है। तो समारोह में एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरह से शामिल होने जा रहे हैं। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि युवाओं के कौशल की ताकत से भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था एक तरह से बनने जा रहा है। तो पीएम प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रोजगार मेलों को संबोधित किया है और संबोधित करते हुए कहा है कि कौशल विकास का लाभ हर वर्ग को मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में बन रही नई संभावनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कुशल मानव संसाधन तैयार करने की ज़रूरत है और युवाओं के कौशल की ताकत से ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट जो खबर बन रही है देश विदेश की तरफ से वह है 65 और अप्रचलित कानूनों को एक तरह से सरकार रद्द करने जा रही है। तो जिसके लिए एक तरह से केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू उन्होंने यह बात कही है। तो सरकार 13 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में 65 और अप्रचलित कानूनों तथा ऐसे अन्य प्रावधानों को रद्द करने के लिए एक विधेयक जिसमें लाएगी। तो इस प्रकार की बात एक तरह से जो केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू उन्होंने यह बात कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं जो हमारी नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। तो जो नेक्स्ट खबर हमारी देश विदेश की तरफ से है वह है कि 1.50 लाख जानें लेने वाले स्क्रब टाइफस का बेहतर इलाज एक तरह से खोजा गया है। तो 6% मरीजों की मौत हो जाती है जिस प्रकार से इस बीमारी से और ज़्यादातर मरीजों को 7वें दिन जिसमें छुट्टी दे दी अस्पताल से जाती है। तो देश में हर साल जबकि हम कह सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा लोगों को संक्रमित और 1.50 लाख लोगों की जान लेने वाले स्क्रब टाइफस का शोधकर्ताओं ने बेहतर इलाज खोजा है और सीएमसी वेल्लोर की टीम ने इस खोज के लिए माहिडोल, ऑक्सफोर्ड ट्रॉपिकल मेडिसिन रिसर्च यूनिट थाईलैंड और वेलकम ट्रस्ट थाईलैंड, एशिया एंड अफ्रीका प्रोग्राम के शोधकर्ताओं का सहयोग किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्क्रब टाइफस से के जो एक तरह से लक्षण है इसमें आमतौर पर एक तरह से बुखार के साथ सिर दर्द, खांसी, सांस लेने की तकलीफ और मन भ्रमित रहने के लक्षण दिखते हैं और निदान और उपचार के बावजूद स्क्रब टाइफस से संक्रमित 6% मरीजों की मौत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित ही हमें स्क्रब टाइफस नामक एक तरह से जो बीमारी है इससे बचने की एक तरह से
पूरी कोशिश हम कह सकते हैं, या पूर्ण रूप से अपने आप को इससे बचाने के प्रयास करने चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट खबर अभी बन रही है वह है देश विदेश की तरफ से, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर भी जिसमें जुड़ी हुई है। तो मंदिर में एक तरह से मुस्लिम जोड़े का एक तरह से जो निकाह किया गया है हिंदू रीति रिवाज से, जो कि बारात आई है। तो रामपुर की यह घटना है। तो रामपुर बुशहर में एक तरह से हम कह सकते हैं कि रामपुर बुशहर में एक तरह से हम कह सकते हैं कि धार्मिक सौहार्द और सद्भावना का अनूठा उदाहरण हम देखने को मिला है। और यहाँ ठाकुर सत्यनारायण मंदिर में परिसर में पूरे विधि विधान के साथ मुस्लिम लड़की और लड़के का निकाह करवाया गया है। और युवती नयामत मलिक एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और युवक राहुल शेख सिविल इंजीनियर हैं। तो निश्चित ही पूरी शुद्धता से जो ये शादी रचाई गई है। तो इससे यह साफ संदेश जाता है कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार, जो हिंदू मान्यता के अनुसार जो शादी कराई गई है मुस्लिम युवक और युवती की, तो इससे भाईचारे का एक तरह से संदेश निश्चित ही लोगों में जाता है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं जब अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर बन रही है वह है कोलोन और रेक्टम तक दवा एक तरह से पहुंचाएगा कैप्सूल। एक कैप्सूल बनाया गया है, और इससे बनाने वाले स्टार्टअप को एक तरह से अमेरिकी पेटेंट भी मिलने एक तरह से जा रहा है, जिसमें कंपनी का दावा है कि उसने प्राकृतिक बहुलक से कैप्सूल का ऐसा खोल बनाया है जो कैप्सूल को के कोलोन और रेक्टम में पहुंचने पर दवा छोड़ना शुरू करता है। और पुणे स्थित स्टार्टअप एक्टोरियस इनोवेशन एंड रिसर्च को अमेरिकी पेटेंट भी मिला है। तो कंपनी ने ऐसा कैप्सूल बनाया है जो मरीज के कोलोन व रेक्टम तक दवा पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार की बात जो देखने को मिली है। वहीं इसके बाद ये मुंबई की घटना है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। पाकिस्तान के जो कराची है वहाँ पर बलूचिस्तान में एक प्रांत में एक तरह से आत्मघाती विस्फोट हमला हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, और सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने के अलावा 13 लोग इसमें घायल हुए हैं, और कुछ की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। तो कर्मियों के ड्यूटी से लौटते वक्त यह धमाका हुआ है, और आतंकी व्यवहार से जुड़ी है आर्थिक परेशानियाँ। तो इस प्रकार के लिए ये एक तरह से जो निरंतर हम आए दिन देखते रहते हैं पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एक तरह से बम ब्लास्ट या ऐसी घटनाएं निरंतर हमारे सामने आती ही रहती हैं। इसके बाद IMF के लिए सऊदी से एक तरह से आश्वासन पाकिस्तान ने मांगा है। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए सऊदी अरब से $2 अरब की अतिरिक्त जमा राशि की मांग एक तरह से की गई है, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कई बार आर्थिक मदद भी की है। तो इसे देख पाकिस्तान ने विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $95 करोड़ के एक तरह से कर्ज को सुरक्षित करने की पुष्टि मांगी है। और यदि उसे कर्ज चाहिए तो उसे अपने वैश्विक ऋणदाताओं से पहले भरोसा जीतना होगा। तो इस प्रकार की बात IMF ने अपनी रख रखी है पाकिस्तान के सामने। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट देश विदेश जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है उसकी तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर में जैसे कि इमरान खान को एक तरह से हम कह सकते हैं झटका लगा है, क्योंकि उनका जो गिरफ्तारी वारंट है वो खारिज कर दिया गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। जॉर्जिया की संसद में रूस से प्रेरित एक तरह से विदेशी एजेंट कानून पर हाथापाई जो संसद में हुई है। तो जॉर्जिया की संसद में एक तरह से सांसदों के बीच सोमवार को ज़बरदस्त हंगामा और हाथापाई हो गई है। तो यह सब उस वक्त हुआ है तो जब संसदीय समिति ने विदेशी एजेंटों को विनियमित करने संबंधी एक विवादास्पद कानून पर बहस शुरू की। तो आलोचकों का कहना है
कि यह कानून पड़ोसी रूस में कठोर कानून पर आधारित है। इस कानून में विदेशों से सिर्फ 20% ही धन हासिल किया जा सकेगा, अन्यथा उन्हें विदेशी एजेंट माना जाएगा। तो इस प्रकार की जो ये घटना है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो एडिटोरियल एनालिसिस में जैसे कि हमारी पहली ही जो एनालिसिस लिखी गई है वह आमदनी और जो उसकी असमानता है, जो खर्चे हैं, तो पिछले 8 वर्षों से में देश के प्रति व्यक्ति का आय का दोगुना होना एक तरह से और अर्थव्यवस्था की मजबूती को तो दिखाता है, लेकिन आय का असमान वितरण एक तरह से हम कह सकते हैं और एक बड़ी चुनौती है। तो उसी के ऊपर यह जो लेख लिखा गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए दोबारा की जो सरकार है, सत्ता में आने के बाद से पिछले 8 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्थिर मूल्य के लिहाज से दोगुना होना अर्थव्यवस्था की मजबूती को तो दिखा रहा है, लेकिन आय का असमान वितरण अब भी एक बड़ी चुनौती है। मई 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में प्रति व्यक्ति आय 86,664 रुपये थी, जो 35% बढ़कर 1.72 लाख रुपये हो गई है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च 2020 से लेकर 2022 तक कोविड-19 की महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। उसकी वजह से विकास दर धीमी पड़ गई थी। हालात यह हो गई थी कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में विकास दर 23.9% तक नीचे गिर गई थी। इस लिहाज से देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का ताज़ा आंकड़ा विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को दिखा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बेशक पिछले हफ्ते आए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर की रफ्तार सुस्त पड़ी है और यह 4.4% रह गई थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में भी 2022-23 में विकास दर के 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। हालांकि अनेक आर्थिक विशेषज्ञों की राय है कि प्रति व्यक्ति औसत आय के ताज़ा आंकड़ों को मुद्रास्फीति के साथ जोड़कर देखें तो यह कोई बेहतर स्थिति नहीं है। वास्तव में आबादी का बड़ा तबका महंगाई से प्रभावित है। इसके साथ ही जीडीपी में वृद्धि के बावजूद आय की असमानता खत्म होने के बजाय बढ़ी ही है। इस रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि किस तरह से शीर्ष 10 लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। इसके उलट आबादी के निचले क्रम के 50% लोगों के पास सिर्फ 13% हिस्सा है। ऐसे में आबादी के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग करके देखें तो उनकी औसत आय में ज़मीन आसमान का अंतर साफ नज़र आता है। जाहिर है आर्थिक असमानता को दूर किए बिना आर्थिक विकास का लाभ निचले स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। तो इस प्रकार की जो ये आय और असमानता हम देखने को मिल रही है, तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि जैसे इसमें बताया गया है कि एक तरह से जो 57% जो पैसा है वो एक तरह से 10% लोगों के पास ही एक तरह से हम कह सकते हैं वह है, और बाकी का जो एक तरह से हम कह सकते हैं 13% जो 50% लोगों के पास है। तो निश्चित ही इससे आमदनी और आय जो असमानता है तो यह देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। वह है कि जो उपज एक तरह से हमारी बढ़ रही है, निश्चित ही हम कह सकते हैं कई केमिकल्स का यूज़ करके या किसी अन्य तरीक़ों से हम निरंतर देख रहे हैं कि जो हमारी कृषि है, एक तरह से खेती है, उसमें जो उपज जो भी चाहे वह गेहूँ है, चाहे चावल है, चाहे अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो उगाए जाते हैं, तो उस पर जो ये हेडलाइन दी गई है कि उपज तो बढ़े लेकिन पौष्टिकता भी बनी रहे। तो इसी के ऊपर
यह जो देवेंद्र शर्मा जो कि कृषि नीति विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने एक लेख लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक माने जाने वाले अब्राहम मैस्लोव ने मानवीय प्रेरणा को संचालित करने वाले कारकों की व्याख्या करने के लिए आवश्यकताओं के पदानुक्रम का एक सिद्धांत विकसित किया था। उनका यह सिद्धांत एक सरल व्याख्या पर आधारित था। यदि आपके पास एकमात्र उपकरण हथौड़ा है तो वह हर चीज़ को कील समझकर ही व्यवहार करता है। इसका सीधा मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी खास उपकरण, दृष्टिकोण या किसी तकनीकी उपकरण से परिचित है तो वह मानता है कि यह किसी भी समस्या के समाधान का एकमात्र तरीका है, चाहे वह कितना ही अजीब क्यों ना हो। सोच में अंतर्निहित यह पूर्वाग्रह ही शायद दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों को कम उपज वाले बाजरा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST से लेकर भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च तक और अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा अब उच्च उपज वाली बाजरा की किस्मों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। और एक पादप प्रजनक के रूप में प्रशिक्षित होने के नाते मुझे लगता है कि उच्च उपज वाली फसल की किस्में विकसित करने के लिए एक वैज्ञानिक तंत्र विकसित करना फसल उत्पादकता बढ़ाने और इस तरह वैश्विक भूख मिटाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन रहा है। इसी वजह से पादप प्रजनक नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले बोरलॉग ने गेहूं के एक चमत्कारी बोने बीज विकसित किए थे। उसके बाद धान की एक तरह से अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास हुआ और फिर अन्य फसलों के लिए भी। लेकिन ऐसे समय में जब हम दुनिया को 2 बार खिलाने के लिए एक तरह से पर्याप्त भोजन का उत्पादन करते हैं, मुझे पादप वैज्ञानिकों द्वारा उच्च उपज वाली किस्में विकसित करने और बाजरा में जैव फर्टिलाइजेशन, किसी खाद्य फसल के सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने की प्रक्रिया ये कही जाती है के लिए दिखाए जा रहे उत्साह के पीछे का तर्क समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण बेहद गलत है, क्योंकि ग्लूटेन मुक्त बाजरा न केवल सूखा प्रतिरोधी है बल्कि इसमें प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रचुर हैं। चूँकि बाजरा पहले से ही पोषक तत्वों से भरपूर है, ऐसे में हमारा जोर बाजरा के साथ पूरक आहार लेने पर होना चाहिए। नीति निर्माताओं को बाजरा उत्पादन बढ़ाने के बारे में अधिक कल्पनाशील होना चाहिए, न कि उसी पूर्वाग्रह का पालन करना चाहिए जिस पर औद्योगिक खेती निर्भर करती है। फसल उत्पादकता में वृद्धि कर बफर स्टॉक बढ़ाना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि उच्च उपज वाली फसल की किस्मों में वह संकर एक तरह से नस्ल विकसित करने के क्रम में अनुपातिक रूप से उनमें पोषक तत्वों में उतनी ही गिरावट आती है। यानी फसल की उत्पादकता जितनी अधिक होती है उसके पोषक तत्वों में उतनी ही गिरावट आती है। यह मुख्य सिद्धांत है जो पादप प्रजनन हमें सिखाता है, लेकिन अधिक उत्पादकता के चक्कर में हम इसे भूल जाते हैं। दोहराव के जोखिम के बावजूद यह बताना जरूरी है कि औसतन 15 से 40% तक गिरावट आती है, जबकि गेहूं के मामले में कोबाल्ट जैसे कुछ खनिजों की उपलब्धता तो 80% तक घट जाती है। ऐसा माना जाता है कि गेहूं में कोबाल्ट जैसे ट्रेस खनिज उत्तकों में मौजूद पोषक खनिज की हिस्सेदारी में भारी गिरावट के कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है। नतीजतन हृदय रोगों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कंसास यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने पहले ही बता दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फसल की किस्मों में 6 पोषक तत्वों, एक तरह से प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक एसिड में गिरावट देखी गई है। और पोषक तत्वों में गिरावट प्रोटीन में 6% से लेकर राइबोफ्लोविन में 38% तक होती है। इसका मतलब है कि हम जो खाना खाते हैं वह धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। आप इससे पेट तो भर सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न उन तत्वों से वंचित रह जाता है जो ताकत और स्वस्थ विकास प्रदान करते हैं। यदि ऐसा है तो मोटे अनाज यानी बाजरा की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने का औचित्य नहीं है।
क्योंकि तब वे आवश्यक पोषक तत्वों से रहित हो जाएंगे। मोटे अनाज में गेहूं और चावल की तुलना में 30 से 300% अधिक पोषक तत्व होते हैं। उच्च उत्पादकता के लिए प्रजनन कम करने से एक तरह से मोटे अनाज निश्चित रूप से उस लाभ को खो देंगे जिनके लिए वे जाने जाते हैं। पहले से ही 25 तरह के अधिक उपज देने वाले और रोगी प्रतिरोधी संकर बाजरा विकसित किए जा चुके हैं। अन्य 35 संकर ज्वार भी विकसित किए गए हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये उतने ही पौष्टिक हैं या उससे अधिक जितने कि वर्तमान में किसान खेती कर रहे हैं। तो बाजरा का ही उदाहरण लीजिए। पौधों में उपलब्ध आयरन और जिंक की उच्च क्षमता से आयरन और जिंक के साथ बायो फोर्टिफाइड संकर बाजरा विकसित किया जाता है, जो 30 से 140 मिलीग्राम आयरन प्रति किलो और 20 से 90 मिलीग्राम जिंक प्रति किलो के बीच होता है। लेकिन जैसा कि ICAR-ST के एक अध्ययन ने दर्शाया था कि विकसित वाणिज्यिक संकरों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। प्रति किलो में 42 किलोग्राम आयरन और 31 मिलीग्राम प्रति किलो जस्ता। यदि बाजरे की अधिक उपज देने वाली और संकर किस्मों के पोषक तत्वों गुणों पर ज़्यादा अध्ययन किया जाए तो हमें इसके पोषण स्तर में गिरावट के बारे में अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक व्यापक दृष्टि का आह्वान करते हुए पत्रकार विभा वार्ष ने ठीक ही कहती हैं, यदि संकर किस्म जंगली किस्मों की तरह पौष्टिक नहीं है तो उन्हें पोषक अनाज के रूप में प्रचारित करना ठीक नहीं लगता। हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि बाजरा खोखला भोजन बने। बाजरा को बाजरा ही रहने दें, क्योंकि अपनी पौष्टिकता के कारण ही वह जाना जाता है। तो इस प्रकार का जो लेख लिखा गया है कि जिससे कि पौष्टिकता भी नष्ट ना हो और उपज भी बढ़े, तो इस प्रकार के एक तरह से एनालिसिस करने का प्रयास देवेंद्र शर्मा जो कि कृषि नीति विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट एक छोटी सी कहानी है उसकी तरफ, तो जो कि निरंतर हम अमर उजाला के अंत में आपके सामने रखते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस कहानी की जो हेडलाइन हमारे सामने दी गई है कि जीत सदा धर्म की होती है। तो धर्म कहते किसे हैं? धर्म कहते ही उसे हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि जहाँ सत्य होता है, अहिंसा होती है, प्रेम, नम्रता, दया, करुणा, तो यही धर्म के एक तरह से जो गुण हैं, तो इसे ही धर्म कहा जाता है। तो जहाँ ये सद्गुण होते हैं वहीं हम कह सकते हैं कि धर्म होता है। तो उसी के ऊपर यह एक तरह से कहा जाता, यह कहानी कही गई है कि जीत सदा धर्म की होती है। तो असुराधिपति हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हिरण्यकश्यप विष्णु को अपना घोर शत्रु मानता था। पिता के लाख मना करने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बाका नहीं हुआ और प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, परंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। इसे अधर्म पर धर्म की और नास्तिकता पर आस्तिकता की जीत के रूप में भी देखा जाता है। तभी से प्रत्येक वर्ष ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। तो इस प्रकार इस कहानी के अंत में हम यही कहेंगे कि आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में, और निश्चित ही हम आपके लिए इस प्रकार की एक तरह से जो एडिटोरियल एनालिसिस हम निरंतर लेकर आते रहते हैं वह आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे। तो निरंतर हमारे साथ बने रहिए। हम निश्चित ही एडिटोरियल एनालिसिस या अमर उजाला की जो खबरें हैं वह आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो धन्यवाद।